Hello everyone, I'm Sunita Rawat and this is Sunita's English Adventure. And आज की वीडियो हिंदी में रहेगी बिकॉज आज की वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या पता नहीं था इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करने से पहले और उसके बाद मुझे क्या क्या पता चला। एंड बिलीव मी, आपको लगेगा कि ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे इंग्लिश को अप्रोच कैसे करना है। मैंने एक कॉन्वर्जेशन वीडियो देखी, मैंने 2 लोगों को इंग्लिश प्रैक्टिस करते हुए देखा यूट्यूब पे और मुझे लगा मुझे भी ये ट्राई करना है। तो मैंने भी एक कॉन्वर्जेशन करी और मुझे अच्छा लगा वो कॉन्वर्जेशन करके एक यूट्यूबर के साथ। तो मुझे लगा कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करती हूँ। मैंने क्रिएट किया यूट्यूब चैनल एंड 2-4 कॉन्वर्जेशनल वीडियोस बनाई। बट 2-4 कॉन्वर्जेशनल वीडियोस के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। उस टाइम पे मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है और मैंने चूज़ किया कॉन्वर्जेशनल वीडियोस कि मैं कॉन्वर्जेशनल वीडियोस का चैनल बनाऊंगी। बट उसको कंटिन्यू करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब मैं अलग अलग लोगों से बात कर रही थी, कभी बिगिनर्स के साथ, कभी इंटरमीडिएट लर्नर्स के साथ, और जब बात आई एडवांस लर्नर्स से बात करने की, जैसे मैं भी यूट्यूब पे आ गई थी तो लोग मुझे अप्रोच करने लग गए थे कॉन्वर्जेशन के लिए, मैं भी लोगों को अप्रोच करती थी। तो जब बात आ गई एडवांस्ड लर्नर्स पे तो मुझे नर्वसनेस फ़ील होने लग गई कि वो लोग तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं। मैं मैनेजेबल इंग्लिश बोलती हूँ और काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करती हूँ। तो मुझे नर्वसनेस फ़ील होने लग गई। बट उस एक्सपीरियंस ने मुझे पता है क्या सिखाया। मैं आपको वो इंसिडेंट बताती हूँ जो इंसिडेंट मेरे लिए यूरेका मोमेंट था और उसने मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी दी। तो एक बार एक एडवांस लर्नर थी, अभी भी हैं वो यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करती हैं। उनका नाम है शीला मैम और वो हिंदी टीचर है साउथ इंडिया में। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कॉन्वर्जेशन के लिए, बट मेरी हालत ख़राब हो गई नर्वसनेस से। और उन्होंने मुझे मेल किया। उस मेल का मैं रिप्लाई करते करते फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, मतलब लिख रही हूँ और डिलीट कर रही हूँ, उनको रिप्लाई सेंड नहीं किया। 2 दिन लगाए मैंने उनको रिप्लाई देने में। मैं सोचती रही दिन रात कैसे करूँगी, क्या करूँगी। मुझे बहुत नर्वसनेस फ़ील हुई उस टाइम पे कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये। बट कहीं डीप इनसाइड ये भी था कि मुझे करना तो है ही, है ना? तो मेरे लिए वो एक अपॉर्च्युनिटी थी। फिर 2 दिन बाद हिम्मत करके मैंने रिप्लाई किया कि ठीक है, हम लोग मिलते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। कॉन्वर्सेशन से पहले भी, जब कॉन्वर्सेशन का टाइम आया, कॉन्वर्सेशन से पहले भी मैं इतनी नर्वस थी। मतलब मैं 10 तरीके की चीज़ें सोच रही थी, कैसे होगा, क्या बोलूँगी, वो मैं स्टक हो गई तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ भी होती हैं, बहुत सारे फ़ियर्स हमारे माइंड में आते हैं। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर आपको अपने फ़ियर्स को ओवरकम करना है तो आपको उनको फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन मैंने लर्न किया जर्नी में कि अगर आपके कोई फ़ियर्स हैं, नर्वसनेस होती है, हेज़िटेंट आप फ़ील करते हो, फ्लुएंट स्पीकर से बात करने में डरते हो, तो आपको वो चीज़ करनी है, आपको उससे भागना नहीं है। इसी तरीके से हम अपने फ़ियर को ओवरकम करते हैं। ये भी मैंने सीखा जर्नी में। उसके बाद से कभी भी मैंने स्टेप बैक नहीं किया और हमेशा कॉन्वर्जेशंस करी, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया। जब भी चैलेंजेस आए उनको भी एज़ एन अपॉर्चुनिटी लिया और अपने आप को प्रिपेयर किया उन चैलेंजेस के लिए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर आप खुद को प्रिपेयर करोगे तो आप नर्वसनेस को आसानी से बीट कर सकते हो। और मुझे ये भी नहीं पता था कि नर्वस तो सब होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही नर्वस होती हूँ या गिने चुने 2-4 लोग ही नर्वस होते हैं। नर्वस सब होते हैं कहीं ना कहीं। बट कुछ लोग अपनी नर्वसनेस हाइड कर पाते हैं बाय प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो ये भी मेरे लिए एक लर्निंग थी। तो ये तो मुझे पता चल गया था कि नर्वसनेस हाइड करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए आपको प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि इंग्लिश इतना वास्ट है, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या चीज़ छोड़ूँ और क्या चीज़ लर्न करूँ या क्या चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ।
तो मैंने भी आप लोगों के जैसे काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, हर टाइम मैं सर्च करती रहती थी हाउ टू बिकम फ्लुएंट, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड ऑल दोज वीडियोस जैसे आप लोग करते हो। तो मैंने सुना काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आपको चारों एस्पेक्ट टच करने हैं। बट ये काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये तो बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है। एंड हाउस वाइफ्स, लाइक आई एम अ हाउस वाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, घर भी, खाना पीना एंड बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इतनी प्रैक्टिस कैसे हो पाती। तो मेरे लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग था और काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मुझे तो लगा मैं ये नहीं कर पाऊँगी। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग से भी आप फ्लुएंट बन सकते हो, राइट। अब जैसे एग्जांपल ले लो आप टूरिस्ट गाइड्स का, तो क्या उन्हें लिखना या फिर पढ़ना आता है, बट स्टिल दे स्पीक मैनेजेबल इंग्लिश। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा, वो फॉरेनर्स के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं। तो उन्होंने कैसे सीखा, ऑब्ज़र्व करके। उन्होंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, सुना कि कैसे वो बोल रहे हैं, उनको इमिटेट करा, उनकी नकल करी और बोलने की प्रैक्टिस करी। उन्होंने समझा कि हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ दे हैव लर्नड, राइट। सिमिलरली मैंने भी जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिसनिंग में स्पेंड किया, जब मैं खाना बनाती थी, रोटी बेलती थी, तो उस टाइम पे मैं सामने अपना फ़ोन रख देती थी और कोई इंग्लिश वीडियो चला लेती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाती थी, ऑल्दो वो पैसिव लिसनिंग है, कुछ वर्ड्स तो आपके कान में पड़ते हैं, कुछ आइडियाज़ तो आपके कान में पड़ते ही हैं। बट एक चीज़ मैंने रेगुलर करी कि मैंने स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, ठीक है। तो जो भी मैं लोगों के साथ बात करती थी, उन वो किस तरीके से बात कर रहे हैं उस चीज़ को भी मैं ऑब्ज़र्व करती थी और उनके सेंटेंस पैटर्न्स भी पिक करती थी और बाद में उसमें अपना टच ऐड कर देती थी। तो ऑब्ज़र्व करना इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये भी नहीं पता था। ऑल्दो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पहले से ही अच्छी थी, स्कूल टाइम से ही अच्छी थी, वो यहाँ पे भी काम आएगी ये मुझे नहीं पता था। तो ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इमिटेशन कितना पावरफुल है। अभी तो इसके लिए एक फैंसी टर्म है शैडोइंग, बट इमिटेशन हम कितने पहले से करते आ रहे हैं अगर हम सोचें तो। जो बच्चे भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हमने हिंदी सीखी, तो हमने क्या किया, अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि वो कैसे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, कैसे सिचुएशंस में, और हमने भी वही सेंटेंसेस सिमिलर सिचुएशंस में यूज़ करे। कैसे करें, ऑब्ज़र्व किया, नकल करी उनकी और बोला। तो यही 3 स्टेप्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये भी मुझे पता नहीं था, जो कि मुझे इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आने के बाद पता चला। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 1 साल में, अगस्त 2024 में मैंने स्टार्ट किया था और 1 साल बाद ही मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो ये कैसे हो गई थी मैं कॉन्फिडेंट? मैं वीडियोस बहुत सर्च करती थी, लोगों को बहुत सुनती थी, बहुत सारे सजेशंस, रिकमेंडेशंस मैंने भी बहुत सुने। बट एक्चुअली वो आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकल जाता है, या फिर कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को समझते नहीं हो। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी। लगभग 1 साल, अभी 1.5 साल हो गए, लगभग 1 साल मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करी एंड उस प्रैक्टिस की वजह से मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट हो गई। मैंने कोई मेथड्स अप्लाई नहीं किए, मैंने कोई रूल्स अप्लाई नहीं किए, कोई टेक्निक्स अप्लाई नहीं करी, सिर्फ प्रैक्टिस करते गए एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स फेल इनटू प्लेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ गया, फ्लुएंसी भी अपने आप आ गई। आपने क्या किया, सिर्फ आपने एफर्ट्स डालते रहे रेगुलरली। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मुझे लगा था लोग कहाँ से मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट जब मैंने स्टार्ट किया सब मिलता गया, लोग भी, एप्स भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी। मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं कुछ दिन अपनी प्रैक्टिस स्किप कर दूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा। बट मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और तब मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी कितना इम्पॉर्टेंट है। पहले मुझे लगा था कि हैवी वोकेबलरी, फैंसी वर्ड्स मीन्स गुड इंग्लिश, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि सिंपल इंग्लिश इज़ द बेस्ट इंग्लिश, क्योंकि उसे कोई भी समझ सकता है, बिगिनर्स भी, एडवांस्ड भी। बट हाँ, कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, चाहे वो हैवी वर्ड्स भी हो, फैंसी वर्ड्स भी हो, उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी वर्ड से बार बार टकराते हैं, कुछ देखते समय, कुछ सुनते समय या फिर कुछ रीड करते समय, तो ज़रूरी है कि आप उसका मीनिंग समझो।
एंड जब भी कोई आपसे बात करे और वो वर्ड यूज़ करे, अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजीली कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे। इन केस आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो आप पूछ सकते हो, सॉरी व्हाट डज़ दैट मीन, और वो आपको मीनिंग समझा देंगे। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं आपको सबका मीनिंग पता हो, नॉट पॉसिबल। तो आप इन सिचुएशंस में इस तरीके के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो, लाइक व्हाट डज़ दैट मीन, लाइक दैट। ओके, ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि आई डिड नॉट वांटेड दिस नहीं होता, आई डिड नॉट वांट दिस होता है, कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा आई डिड नॉट वांटेड दिस, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आई डिड नॉट वांट होता है, एंड आई सेड मुझे सिखाओगे, मैं केवी से पढ़ी हूँ, आप गाँव के स्कूल से पढ़े हो। आई एम जस्ट किडिंग, बट दिस इज़ द ट्रूथ। मैं केवी से पढ़ी हूँ, वो गांव के स्कूल से पढ़े हैं, उनको वो चीज़ पता थी बट मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मेरी ग्रामर बहुत वीक थी स्कूल में और मैंने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया, ना स्कूल में ना कॉलेज में, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उस वजह से मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। बट इंग्लिश जर्नी में आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि डू, डिड, डज, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मुझे काफ़ी सारे वर्ब्स के फॉर्म्स भी नहीं पता थे, जो कि मैंने बाद में मेमोराइज़ करे और सही यूसेज करना शुरू करा। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ही, शी और इट के साथ वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था, सुना भी होगा तो भूल गई थी। स्कूल में सुना होगा मे बी, बट भूल गई थी, मुझे नहीं याद था ऐसा कुछ। तो मुझे ये भी पता चला कि ही, शी, इट के साथ आपको वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब्स लगाना है। पहले मैं बोलती थी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही गो टू स्कूल, शी गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, जो कि सही है, बट ही, शी, इट के साथ एस ई एस लगेगा वर्ब के साथ, ये मुझे पता नहीं था और अब मुझे पता है। तो ये एक बहुत बड़ा रेक्टिफिकेशन है एक्चुअली। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो और उसका सही यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो इंग्लिश काफ़ी सुधर जाती है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं वाइल स्पीकिंग। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मॉडल वर्ब्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कुड, शुड, वुड, मे, माइट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रिमेंबर दिस। सो आज के वीडियो में आई बेट आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो कुछ ही मिनट्स में। आई नो माई गॉड, टेंसेस वॉज अ हेडेक फॉर मी। इतना ज़्यादा हेडेक देता था टेंसेस। मैं हमेशा सोचती थी टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी तो है, बट मेरा जो उसको सीखने का अप्रोच था ना वो बहुत गलत था। मैं जब भी मुझे लगता था कि मुझे टेंसेस सीखने ही सीखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं यूट्यूब पे जाती थी और वीडियोस देखती थी जिसमें कि वो टेंसेस को एज अ सब्जेक्ट सिखाते थे। और वीडियो देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। बट फिर मैं बोलती थी छोड़ो और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद होता था यार टेंसेस नहीं आते, फिर से वीडियोस देखती थी, इस बार डिफरेंट वीडियो देखती थी और फिर से कुछ समझ नहीं आता था। तो ऐसे मुझे कभी समझ नहीं आए टेंसेस। लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया, एज अ सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दिया या फिर उसको समझना छोड़ दिया, और जब मैं रिलैक्स्ड हो गई कि नहीं करने मुझे टेंसेस, तब मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि सेंटेंस पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, कौन से सिचुएशंस में कौन से पैटर्न्स यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है तो किस तरीके से बोला जा रहा है, पास्ट की बात हो रही है तो किस तरीके से बोला जा रहा है, फ्यूचर में कौन से पैटर्न्स यूज़ करे जा रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से टेंसेस का मतलब है, सबसे पहले आपको टाइम पता होना चाहिए कि कौन से टाइम की बात हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न हमने यूज़ करना है। ठीक है, किस टाइप की एक्टिविटी में कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। आप इजीली सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आप अगर ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे, पैटर्न्स ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे कि हाँ इस सिचुएशन में ये पैटर्न्स यूज़ करे जाते हैं, उसके बाद अगर आप चार्ट देखोगे टेंसेस का, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ आप रिलेट कर पाओगे। तो पहले चार्ट लेके नहीं बैठना है, पहले नेचुरली समझने की कोशिश करनी है। कुछ वीडियोस देखो, कुछ रीड करते हो, उसमें आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करो कि इस सिचुएशन में इस तरीके से बोला जा रहा है, फिर चार्ट से रिलेट कर पाओगे। तो यही चीज़ मैंने करी।
एंड मुझे नहीं पता था कि टेंसेस इतना सिंपल हो जाएगा। क्योंकि हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि पैटर्न्स से हम इतना ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं। आपके पास एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न से आप अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो सेंटेंस पैटर्न्स से इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। उसमें आपको कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आपको सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते जाना है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें उसमें चेंज करते जानी हैं। तो ग्रामर रूल्स का जो बर्डन है वो आप पे नहीं रहता है। सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको इतनी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। मैं सेंटेंस पैटर्न्स पे बहुत ध्यान देती हूँ और उसी से अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव भी करती रहती हूँ। और मुझे लगा था कि मुझे कंडीशनल्स, हैज़ बिन, हैड बिन, हैव बिन, ये सब चीज़ें कभी नहीं आएंगी, क्योंकि ये मतलब मुझे इतना एडवांस लगता था ना, समझ ही नहीं आती थी मुझे ये सब चीज़ें। बट अब मुझे कंडीशनल्स और ये भी जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी, हैज़ बिन, हैड बिन, हैव बिन, बी, बीइंग, ये सारी चीज़ें अब अच्छे से समझ आती हैं और अपने मैं स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझाती हूँ। पहले मेरा तरीका अलग था समझाने का, पहले मैं इसको एज अ सब्जेक्ट समझाती थी, लेकिन अब मैं इसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। तो इन द प्रोसेस हम एज अ टीचर भी इम्प्रूव करते जाते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, है ना। तो अब मुझे ये सब चीज़ें समझ आती हैं। मुझे ये भी समझ आया कि आपको सब चीज़ें पता होनी भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लोग वेट करते हैं कि जब मुझे सब पता चल जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, तब मैं बोलना स्टार्ट करूँगी या तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस करो, सीखो और सिखाते भी रहो। पहले मुझे बिफ़ोर एंड अगो का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। मैं इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करती थी। कहीं पे बिफ़ोर यूज़ कर लेती थी, कहीं पे अगो यूज़ कर लेती थी। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि अगो आप यूज़ करते हो जब आप एक पास्ट इवेंट की बात करते हो, किसी को कंपेयर नहीं करते हो, सिर्फ एक इवेंट की बात करते हो, वो भी पास्ट में, तो आप अगो बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड दिस चैनल 1 ईयर अगो। ओके, सो एक इवेंट की बात करी। लेकिन जब आप 2 इवेंट्स की बात करते हो, दोनों ही पास्ट इवेंट्स हैं, तब आप बिफोर लगाते हो। एंड व्हेन यू कंपेयर कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले हो गया, तो तब आप बिफोर लगाते हो। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई वेंट टू स्लीप। तो सोने से पहले आपने अपना काम फिनिश कर लिया था। दोनों ही काम पास्ट के हैं और आपने एक काम दूसरे काम से पहले कर लिया था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक लड़की जिसको कि पहले बहुत कुछ नहीं पता था, आज वो लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करेगी, उनको हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में। तो आपको नहीं पता होता है कि आप क्या बन सकते हो जब तक कि आप शुरुआत नहीं करते हो। नाउ आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इनमें से आपको क्या क्या पता नहीं था। और काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, जितना मैं रिकॉल कर पाई मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका, जिसमें कि मैं शेयर करूं और क्या क्या चीज़ें मुझे पता चली रिलेटेड टू ग्रामर रूल्स, रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू फ्लुएंसी, let me know in the comments. I would love to help you. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Till then, keep learning, keep practicing.